नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित त्रिवेदी, आपका दोस्त खबर मध्य प्रदेश से। आज फिर एक बार हम वाह आपका जवाब नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत डिबेट राउंड के लिए आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के दो ऐसे प्रवक्ताओं से रूबरू कराएंगे जो इंदौर ही नहीं बिल्कुल मध्य प्रदेश के ऐसे स्तंभ है जो अपनी अपनी पार्टी के प्रति स्तंभित भी है और ताकत भी है। मध्य प्रदेश के अंदर आज जो अलग स्थिति बनी है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, जब मार्च का महीना था, होली थी, तो होली पे ज्योतिरादित्य सिंधिया सबको हैप्पी होली करते आए। और जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हम एक ही रंग में रंगे हुए होते हैं, लेकिन होली वाले दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें रंग बिरंगा कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की जब स्थिति है, कमलनाथ सरकार जब 15 महीने चली और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से उसे गिराई, तो ऐसा क्या तालमेल बना, क्या स्थितियाँ बनी, इसको लेके आज हम सीधे रूबरू होंगे बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा ऐसे प्रवक्ता से जिनका जो कार्यकाल है भाजपा के प्रति वो अलग अलग रूपों में देखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी की, जिन्होंने भाजपा के ऐसे कई नेताओं के लिए चुनाव संचालन का काम करा, अलग अलग पदाधिकारी बन के चुनाव से लेकर हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और आज वर्तमान में ड्रग एसोसिएशन से लेकर कई अन्य विषयों पर लॉकडाउन के समय उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया जो सीधे तौर पर पार्टी के हित में था, और पार्टी के हित के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी बातों को ही माना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मूलचंदानी जी मेरे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। इसी तरह से हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमनिल सूरी खान। इनके बारे में कहा गया है कि जब ये अपनी बात रखते हैं तो इंदौर ही नहीं प्रदेश तक की आवाज़ गूंजती है, और इन्होंने एक टैलेंट हंट के माध्यम से अपने आप को साबित किया और आज कांग्रेस के लिए आधार स्तंभ बनकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल सूरी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। जिस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर आज बदलती हुई दिखाई दे रही है राजनीति के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं किस दिशा में जा रही है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा मूलचंदानी जी से। मूलचंदानी जी, अभी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो इंदौर में घटनाएं घटी है, अंडे के ऊपर डंडे और डंडे के ऊपर अंडे, जिस तरह से कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पर, 2 दिन से सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है लॉकडाउन के बाद जो स्थितियाँ बन रही है नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, तो अंडे पर डंडे का क्या रिवाज है ये? नहीं, देखिए रोहित जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसा कि हम सब जने जानते हैं कि आज पूरा विश्व, साथ में हमारा देश, वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है और कोरोना से लड़ रहा है। जिसमें हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, या हम बात करें अपने इंदौर शहर की, तो निश्चित रूप से हम सब जने मिलकर मैदान में, चाहे आम जनता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सब ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके और कोरोना की लड़ाई में एक दूसरे का साथ देकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया है। जो प्रश्न आपने पूछा, जो घटना घटित हुई है, जैसे ही वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक आई, तो आपने देखा होगा कि उस घटना पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी थे उसका विरोध हमने शुरू करा। अब मैं बात करूंगा, आपके मन में सवाल आएगा सरकार भी आपकी और विरोध भी आपका, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि हमको आम जनता का काम करना है, आम जनता के फायदे के लिए काम करना है। परंतु चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, बार बार हाथ धोना है और 2 गज की दूरी रखना है। परंतु इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आम जनता, चाहे उसमें कोई छोटा व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई भी हो, आम जन को भी ये समझना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का फॉलो होगा जब भी हम बच पाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी सी भूल कई लोगों को लपेटे में ले सकती है। ऐसा नहीं हो कि हमारी गलतियों की सज़ा दूसरे भुगतें। तो इसके लिए हमको एक जन जागृति लाने की आवश्यकता है और वो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जैसे ही ये संज्ञान में विषय आया तो हमारे सभी नेताओं ने तुरंत, जैसा आपने देखा होगा कि हमारे नगर अध्यक्ष जी ने तुरंत उस बच्चे को बुला के बात करी,
विधायक जी की बात करें तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे जी के संज्ञान में तो जैसे ही ये विषय आया उन्होंने तुरंत कमिश्नर को बात करी, नगर निगम कमिश्नर से, और कमिश्नर ने उनको आश्वस्त किया कि ये मुहिम जो है कल से बंद हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि जैसे ही उनकी बात हुई 1 घंटे के अंदर पत्र निकल गया और वो मुहिम को रोक दिया गया। दूसरा, उस घटना पे तुरंत जांच समिति का गठन हुआ और उसकी जांच चल रही है और दोषियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई दोषी भी है तो सरकार हमारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी। जो भी व्यक्ति गलती करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, किसी भी स्तर का कर्मचारी। लेकिन सही बात तो ये कि अभी तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई की बात ही नहीं हुई। नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ रहती है तो पहले जांच करना पड़ती है और जांच करने के बाद जांच निष्पक्ष हुई। आपने देखा अधिकारियों ने मीडिया के सामने उसके सारे बयान लिए हैं। बयान लेने के बाद जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट देता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आप जो तुरंत काम हुआ है उसमें ये काम हुआ कि उसको मुहिम को तत्काल रोक दिया गया। गलती किसकी है वो जांच में पता चलेगा कि किस पक्ष की गलती है, और जिस पक्ष की गलती होगी आप निश्चित रूप से, मैं आपको कमिट करता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन उस बच्चे ने आकर स्वयं मीडिया के सामने अपना बयान दिया है कि मुझे डराया जा रहा था, मुझे जेल की धमकी दी जा रही थी। वहीं उसको पिछले 2 दिन से बीजेपी कार्यालय बुलाया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता उसे कहीं ना कहीं किसी प्रकार की राशि दे रहे हैं। आज रमेश मेंदोला जी ने उनको साइकिल दी है। तो क्या ऐसा तो नहीं उसको डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी लग गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची जो लाइट लैम्प में पढ़ के मेरिट में आई थी, हमने भारतीय जनता पार्टी में उसका भी सम्मान किया था। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है, इससे कोई परहेज नहीं है, परंतु सामाजिक सरोकार के विषय में भी पार्टी के नेता इतनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। उस बिटिया को हमने बुला के साइकिल भेंट करी थी, किताब कॉपी भेंट करी थी, सहयोग राशि भी दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है या कोई उनके सामने विषय आता है तो हम उसको प्रोत्साहित करें और उसका सम्मान करें। तो हमने उसका सम्मान भी किया था। ये घटना हुई, तुरंत हमको जो सहयोग राशि या सहयोग की जो भी चीज़ें हमसे हो सकती है हमने वो करने का पूरा प्रयास किया है। जहाँ तक आपने बोला बच्चे ने बयान दिया है, तो अभी इस विषय में जो भी अधिकारी कर्मचारी उस समय फील्ड में थे उनके भी बयान होंगे। उसके बाद निश्चित रूप से आप ये तय समझ लीजिए कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, दोषियों को दंड मिलेगा और जरूर मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, कांग्रेस से भी कई बात कर लेते हैं कि इस विषय पे उनका क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि बच्चे ने जिस तरह से बयान दिया अपना कि मुझे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और नगर निगम के ही जो अपर आयुक्त है देवेंद्र सिंह जो है, उनके वहाँ वो बच्चे को ले जाया गया और पूरी वहाँ के जो जेडो है 19 में के जेडो ने पहले उसको गाड़ी में बिठाया, बच्चे को उसको वहाँ लेके गए और वहाँ पे तरह तरह की बातें उसको की गई। ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि अंडे पे डंडे वाली जो राजनीति है बीजेपी कहाँ तक सही मानेगी या उससे गलत लेके जाएगी, किस तरीके से जाएगी? देखिए रोहित जी, एक बात बहुत साफ है, किसी भी सरकार की जो नीति होती है उसको क्रियान्वयन काम करने का काम प्रशासन करता है। शासन की जैसी नीति होगी उसका धरातल पर लाके क्रियान्वयन का काम प्रशासन करता है। और इंदौर का प्रशासन भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की नीति का क्रियान्वयन कर रहा है। गरीबों को हटाओ, गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से क्यों इतनी नफरत होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी को? इंदौर का उदाहरण नहीं है, गुना के 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। छतरपुर का उदाहरण है, अशोकनगर का उदाहरण है, ग्वालियर का है, अभी बड़वानी का है। क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को दलित, पिछड़े और गरीबों से? आज एक व्यक्ति, एक बच्चे का वीडियो वायरल हो गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको दुलारने, संभालने, अच्छा कार्य। किसी गरीब के प्रति आप अगर संवेदना प्रकट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी मैं निंदा नहीं करता हूँ। पर आप सोचिए जिनका वायरल नहीं हो रहा है उनके दिल पे ये पीली गाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या अत्याचार कर रही है, उस बात को समझिए। जो अपनी पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं, जिनके ऊपर दुख और दर्द, चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन और उसके बाद ये पीली गाड़ी ने इंदौर शहर में जिस तरह से आतंक मचा रखा है, मैं इसे आतंक शब्द का ही बोलूँगा। किसी की सब्जी फ्री में ले ली, किसी को ये डाटा। और उस बच्चे ने जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कहा गया कि मुझसे 100 रुपये मांगे गए, मैंने वो 100 रुपये नहीं दिए तो मेरी गाड़ी को पलटा दिया गया। उसका तो वीडियो वायरल हो गया, कोई वहाँ सज्जन मौजूद थे, क्योंकि वो लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसने इस तरह से किया। पर जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा उसके लिए क्या कर रहे हैं? सवाल यही बनता कि कल विधायक भारतीय जनता पार्टी के, नगर अध्यक्ष और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उसकी लीपापोती में लग गई।
पहला होता कि प्रतिभा पाल जी से, जो कमिश्नर है, उनसे सवाल पूछा जाता कि ये पीली गाड़ी इतना आतंक क्यों मचा रही। पहली जांच इस विषय पे बैठनी चाहिए थी। एक आध दो ट्रांसफर होते, चीजें होती, तब इन अधिकारियों को सबक मिलता। पर क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश है कि हम बैंड बाजा लेके जाएं, हमारा 188 का उल्लंघन नहीं होगा, हम घोड़ी पे बैठ के जाएं, हमारा उल्लंघन नहीं होगा, हमारे मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की रोज चुनाव प्रचार के नाम पे धज्जियां उखाड़ दें, उसका उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि यह आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का चालान नहीं बनाना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई गरीब करेगा उसको मारो, कोई बेसहारा करेगा उसको मारो, कोई मध्यम वर्गीय होगा उसके मुंह का निवाला छीन लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये सरकार की नीति है जिसका क्रियान्वयन प्रशासन कर रहा है। तो मूलचंदानी जी का तो अभी आपने सुना, इनका तो ये कहना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी या किसी का बुरा नहीं करेगी। देखिए रोहित भाई, जनता है और आप लोकतंत्र का खुद यहाँ चौथा स्तंभ बैठे हुए, पत्रकार बैठे हुए। 15 माह का शासन आपके सामने है। आपने खुद देखा कि किस तरह से रासुका के जो अपराधी थे, जिस तरह से ये जो आपका जितने ज़्यादा अपराधी थे, शुद्ध के लिए जो युद्ध हुआ, माफिया जो हुआ, किस तरह से कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया। और जैसे ही सरकार जनादेश को खंडित करके सरकार को खरीदा, लोकतंत्र की हत्या करके वापस शिवराज सिंह चौहान काबिज हुए, तो वो काबिज होकर आप खुद देखिए कि किस तरह से वो माफियाओं की शहर और प्रदेश में वापसी हो रही है। सबको दिख रहा है कि कौन किसके साथ था, कौन किसके खिलाफ था, कौन जनता की लड़ाई लड़ रहा था और कौन जनता के खिलाफ लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी या जेपी भाई कुछ भी कहते हैं वो जनता के सामने लीपापोती कीजिए। और हम तो चाहते हैं आपने जैसे भी जनादेश लिया हो, अच्छा कार्य कीजिए, क्योंकि आज मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। ये कोरोना काल ने सबको खत्म कर दिया है। आप चाहे मोदी जी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, अर्थव्यवस्था के लिए दिशा लाइए। ये सरकार दिशाहीन चल रही है, कोरोना का मामला हो या अर्थव्यवस्था का मामला हो। कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। और ये नकली फील गुड से बाहर निकले, असलियत को देखिए और उसका सामना कीजिए। और जहां आपको विपक्ष की जरूरत लगती है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। जनता के को कोई आतंकित मत कीजिए। जनता की लड़ाई जहां लड़नी होगी आपके खिलाफ होंगे, और जहां जनता के लिए लड़ना होगा तो आपके साथ होंगे। लॉकडाउन के समय यही नगर निगम थी, यही अधिकारी थे, इन्होंने कई सब्जी वालों के, फ्रूट वालों के सब्जियां सब बाहर फेंक दी। तब कांग्रेस क्यों नहीं आई बाहर? तब उनका पक्ष क्यों नहीं आई? देखिए, अगर लॉकडाउन जारी था, सरकार ने आदेश दिया था, और लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करके और बीमारी को फैलाने का कार्य, दोनों चीजें अंतर हैं। एक तरफ हमें बीमारी से भी लड़ना है और हमें हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था को भी बहाल रखना है। सरकार का काम क्या होता है कि उसको हर चीज का सामंजस्य बना के चलना है। आज भारतीय जनता पार्टी बोले आप सब लोग व्यापार कीजिए, बीमारी का हमें कोई टेंशन नहीं है, तो वो बीमारी फैलेगी। सरकार को वो भी देखना होगा, पर सरकार के पास में कोई विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि किस चीज को हमको कहते, यहाँ एक दिन ये दुकान खोल दो, एक दिन ये बंद कर दो। अरे आपकी दिशा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? ना अर्थव्यवस्था के मामले में कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास राज्य या केंद्र लेवल पे, ना कोरोना के नाम पे। तकलीफ ये आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है आपके सामने कि लोगों की जो कमाई थी कहाँ जा रही है, बैंकों की क्या स्थिति है, एनपीए क्या स्थिति में, कोई सोच ही नहीं है। यही कांग्रेस ने 70 साल ये चीखते हैं कि आप देखिए 70 साल में इस देश की जो संविधान की सहिष्णुता को, हर चीज को बरकरार रखने का, अर्थव्यवस्था क्या थी, एक सुई नहीं बनती थी भारत में 47 में, और आज जहाज तक बनते हैं, हर चीज को लेके गई। तो हम वो चाहते हैं, वो विजन सामने लाइए कि आप कोरोना से कैसे निपटेंगे। आपने तो थाली भी पिटवा दी, आपने तो दिए भी जलवा दिए, ताली भी कर ली, और आज एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो बोला पापड़ खाने से, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, आप देश में कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मेरा सीधा प्रश्न आपसे सूरी जी है कि ये जो अंडे वाली जो बच्चे के साथ घटना हुई है, ये तो उसके बाद कांग्रेसी सब रोड पे आ गए। ये मुहिम तो बहुत पहले से चालू हो चुकी थी, निगम की ठेले तोड़े जा रहे थे या उसके उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी, उस समय कांग्रेस क्यों नहीं बोली? नहीं, जहाँ जहाँ मैं हूँ, कांग्रेस के अन्य नेता हैं, जहाँ भी हमने विरोध देखा, आज आप प्रवासी मजदूरों की तरह जब वो नंगे पांव पैदल जा रहे थे, सोनिया जी थी वो ट्रेन की बात चलाने वाली, नहीं तो ट्रेन के भी पैसे ले रहे थे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो मुद्दा उठाया था, तब जाके केंद्र की भारतीय जनता पार्टी जागी और ट्रेनों के जो टिकट लग रहे थे वो पैसे लेना इन्होंने बंद किया। उसके बाद भी इन्होंने लिए,
ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए लिए। पर ये मुद्दे हर जगह प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी, हम तो विपक्ष में होकर बाईपास पे खड़े हुए थे, सेवा कर रहे थे, तो जो भी मुद्दा जन कल्याण का हमारे सामने जब जब आया है हमने आवाज उठाई है। जीतू पटवारी जी हो, विनय बाकलीवाल जी, उन्होंने 188 के प्रकरण पंजीबद्ध किए, कांग्रेस के विधायक, कपूर मंत्री, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष पे, तो कौन था सड़क पे? प्रकरण किसी भारतीय तुलसी सिलावट जी रोज तोड़ते हुआ, शंकर लालवानी जी घोड़ी पे चलते हैं, राजेंद्र सोनकर जी चलते हैं, किसी पे एक पे भी प्रकरण हुआ हो तो बता दीजिए। और रोज आप भी देख रहे हैं किस तरह से 188, 144 का माहौल भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। चंदन जी, ये तो सीधा आरोप है आप पे कि थैले की राजनीति घोड़े पे आ गई है, वो घोड़े से लेके बैंड बाजे तक पहुंच गई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई गलती करे तो वो माफ़ी हो जाती है, और बच्चा अगर ठेला लगा के अंडे बेचे तो उसके लिए जुर्म हो जाता है। तो ये कैसी बड़ी पार्टी पैदा हो रही है बीजेपी में? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं, हमारे मित्र हैं सूर्य जी, इनको बताना चाहूँगा कि, और आपको भी मैं आपके माध्यम से भी आपके दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि कांग्रेस सुषुप्त अवस्था में है। कांग्रेस के पास एक ही काम है, आरोप लगाओ, जोर से लगाओ, एसी रूम में बैठ के सिर्फ आरोप लगाओ। इन्होंने बात करी प्रवासी मजदूरों की, तो आपके मीडिया के माध्यम से कई चित्र वायरल हुए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, चप्पल पहनाने से लेकर भोजन सामग्री, दवाई सामग्री, पानी वितरण तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिल में दर्द रहता है आम जनता के लिए। कांग्रेस को दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इनकी 15 महीने की सरकार हमने देखी, ये किस इरादे और वादे को लेकर आए थे और क्या इन्होंने करा, और 15 महीने में इनकी सरकार ढह गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और उनके ढहाने में भी किसी की कोई भूमिका नहीं है। उनमें भी ढाई भी उन्होंने और बनाई भी उन्होंने। नहीं, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ही ढाई है। आज आज सिंधिया जी के चेहरे पे चुनाव लड़कर आए थे। हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा था। उसके बाद उस चेहरे ने जब जनता से वादे किए, किसानों से वादे किए, व्यापारी से वादे किए, युवाओं से वादे किए, युवाओं को रोजगार देने की बात इन्होंने कही, किसानों को कर्ज माफ़ी की इन्होंने बात कही, महिलाओं को सशक्तिकरण की इन्होंने बात की। इन्होंने एक भी वादा 15 महीने में पूरा नहीं किया। इनको बार बार सिंधिया जी और सिंधिया जी के इनके जो विधायक थे, इनको बार बार चेतावनी देते रहे, बार बार आगाह करते रहे। हमने सार्वजनिक मंच से देखा कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो चेतावनी देते थे। आखिर जब 12 महीने बोलने के बाद जब उनकी पूरी मजबूरी हो गई तो उन्होंने ये शब्द बोले कि अब हमको सड़क पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने तो 1 मिनट में उसका जवाब दे दिया कि आ जाइए सड़क पर। अब आ गए वो सड़क पर, अब कांग्रेस अपना हश्र देख ले। तो हम बात करते हैं इनके विधायकों की। इनके विधायकों ने जो जनता से वादे किए थे, बार बार इनके उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बोल रहे थे कि हमको जनता का ये काम करना है, हमको जनता की ये समस्या हल करना है। इनके कमलनाथ जी बोलते थे चलो 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 चलो। केवल चलो चलो की राजनीति इनके यहाँ थी, क्योंकि कमलनाथ जी एक जननेता नहीं है, वो एक उद्योगपति हैं। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री काल का अपना कार्यकाल शुरू करा, उन्होंने एक उद्योगपति की भांति विचार करके तबादला उद्योग खोल दिया। ऑफिसरों को यह पता नहीं रहता था कि कल मैं यहाँ पे हूँ तो अगले दिन कहाँ रहूँगा। ये पूरी की पूरी सूची अपने पास रिकॉर्ड में है। मेरा एक प्रश्न सीधा यहाँ पे मैं काटूंगा आपको कि तबादला उद्योग तो अभी भी जारी है। जब आपकी सरकार आई तो रोजाना तबादले होते हैं, फिर संशोधन हो जाता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी तबादले हो रहे हैं आप देख लीजिए कि रोजमर्रा के तबादले नहीं हो रहे। इनके यहाँ तो जो अधिकारी आज था कल परसों था और तीसरे दिन तीसरी जगह पहुंच गया। यानी वो सूटकेस लेके ही चलता था, तो जितना जिसका भारी सूटकेस उतना उसका शहर भारी मिलता था। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बात करी आर्थिक रूप से, तो इनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय मोदी जी ने उद्योगपतियों को और सबको दिया। आज उद्योगपति देखिए, चाहे हम इंदौर में बैठे हैं, इंदौर एक औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। आज व्यापारी और उद्योगपति कितने सुखी हैं। आज जो उनका बैंक में एनपी अकाउंट था वो सारा का सारा लेवल पे आ गया। चूँकि कोरोना काल ये कोई ऐसी महामारी नहीं थी जिसके लिए प्री तैयारी की जाए। ये अचानक आने वाला वायरस था जिसका भान किसी को नहीं था। मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि इसकी प्री तैयारी नहीं हो सकती। 15 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर। क्या स्वास्थ्य विभाग में जो मंत्री रहे, क्या उन्होंने आज तक इतनी तैयारी नहीं करी कि कभी आगे जाके कभी कोई महामारी आ जाए या कोई ऐसा संकट आ जाए तो उसके लिए सारी तैयारी स्वास्थ्य विभाग में हो सके? नहीं, देखिए रोहित जी, तो इस संकट काल में भी ये देखा है कि कई बिस्तरों की कमी है,
तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, बहुत सारी कमी। नहीं देखिए रोहित जी, एक बात को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि आप अगर भारत का रेशो देखें तो आज भी हम अन्य देशों से की तुलना में काफ़ी अच्छे जगह पे हैं। हम आत्मनिर्भर होकर हमारे यहाँ का मेडिकल बहुत अच्छा है। चूँकि मैं फार्मा फील्ड से हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत नज़दीकी से समझता हूँ। हमारे मित्र भी डॉक्टर हैं तो वो भी, सूरी साहब भी बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। जब ये महामारी शुरू हुई मार्च के महीने में तो ये किसी को आभास नहीं था कि इतनी तेज़ी से और इतनी आ जाएगी। बावजूद उसके आज हम देखें तो हमारे यहाँ मृत्यु दर या बीमारी का दर या सुविधाओं के नाम पर हम दूसरे देशों से काफ़ी अच्छे हैं। और प्रशासनिक अमला कहें या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ कहें या हमारे दवाइयों से जुड़े लोगों की बात करें, काफ़ी अच्छा सबने सहयोग दिया है। हम बात करें हमारे पास, आज मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ही केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कोरोना वायरस की दवाई के रूप में उपयोग में आती थी, अमेरिका में ट्रंप जी ने उसकी घोषणा करी तब हमारे पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग तैयार थी। हमने उसका एक्सपोर्ट चूँकि अमेरिका में हो रहा था। इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जैसे माननीय मोगे जी जैसे लोगों ने मोदी जी तक ये बात पहुंचाई और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। ये हमारी सबकी जागृति थी। आज बैन लगाया तो उसको भारत में सब जगह उसका वितरण हुआ। वितरण होने के बाद उसका एक्सपोर्ट भी खोला गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। हमारे पास डॉलर के रूप में पेमेंट भी आता है, हमको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। परंतु उसके पहले ज़रूरी था कि हमारे जो इंडिया में लगने वाली दवाई है वो हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए। वो हमारे पास सफिशिएंट हमने करी। हम बात करें सैनिटाइज़र की, आपने देखा होगा जैसे ही जब महामारी की शुरुआत हुई तो सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत तेज़ी से होने वाला था। सैनिटाइज़र की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई थी। हमने ये इंदौर का सौभाग्य, इंदौर की फार्मा उद्योग का ये सौभाग्य है, हमने उस समय के तत्कालीन कलेक्टर प्रशासनिक अमलों के साथ बैठे। हमने बोला अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसके लिए हमको विदेशों पे डिपेंड रहना पड़ता है या अन्य प्रदेशों पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसके रेट 100 रुपये से लेकर बढ़ के 400 रुपये हो गए थे। हमने उसका सब्सटीट्यूट खोजा, हमने उसको जो है इथेनॉल के रूप में सब्सटीट्यूट लेके आए। इथेनॉल हमारी बिस्लरी कंपनी है और जो भी लीकर प्लांट है उसमें वो बाय प्रोडक्ट के रूप में वेस्ट हो रहा था, हमने उसका उपयोग चालू करा प्यूरिफाई करके। आप देखेंगे आज उसका एमआरपी रेट तय हो गया। आज 40 से 50 रुपए के बीच में जो बोतल अभी मिल रही है वो पहले 200 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग होती थी, इजी वे में नहीं मिलती थी। आज चौराहे चौराहे पे गली गली में सैनिटाइजर उचित मूल्य पे उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पीछे विज़न होता है। ये विज़न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, ये विज़न देश के प्रधानमंत्री का है। अब कांग्रेस के पास चूंकि कोई भी विषय नहीं है तो उनको सिर्फ आरोप लगाना है। मैं पूछना चाहता हूं, इनके जीतू पटवारी जी का इन्होंने लिया नाम, विनय बाकलीवाल जी का नाम लिया, उन्होंने कोरोना में एक दिन भी मैदान में दिखे क्या? केवल और केवल अपने घर पे बैठ के बयान जारी करने से राजनीति नहीं होती है। उनको क्षेत्र की जनता ने चुना था विधायक के रूप में, वो तो मंत्री रहे, उनका दायित्व क्या था कि अपने क्षेत्र की जनता का वो ध्यान रखते, उन्होंने ध्यान रखा क्या? बात कर रहे हैं विनय बाकलीवाल जी, वो तो खुद फार्मा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कौन सी दवाई उद्योग को लेकर उनकी समस्या का हल किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, केवल और केवल व्यापार करना, केवल और केवल झूठ बोलना, केवल और केवल आरोप लगाना, इसको लेकर मेरी सख्त आपत्ति है। इस समय पूरा देश, हमारा मध्य प्रदेश या हमारा शहर इंदौर, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ये विषय राजनीति का नहीं है। अभी ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमारे पास बहुत लंबा समय है राजनीति करने के लिए। आज समय है कि हम साथ में मिलकर इस समस्या को कैसे दूर करें, उसके अच्छे सुझाव हमको दें, उसमें हमारा सहयोग करें, ये हम अपेक्षा करते हैं। हम इनसे ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कोई भी काम हो तो उस पर आरोप लगे। आज प्रशासनिक अधिकारी जब क्राइसिस कमेटी की बैठक बुलाते हैं उसमें जो चुनित कांग्रेस के विधायक है वो भी जाते हैं, वो अपनी बात क्यों नहीं रखते? आज तक आप देखिए कितनी मीटिंगें होती है, कितने कांग्रेस के विधायक उसमें पहुंचते हैं, इससे उनकी गंभीरता का अंदाज लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को अब थोड़ा जमीन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि जब इनकी सरकार बनी तो ये हवा में चलने लग गए और हवा में चल के इनके ही विधायकों ने इनके पर काट दिए और ये जमीन पर आ गए। और जमीन पर आने के बाद अब ये जमीन पर कार्य करेंगे तो ठीक से राजनीति कर पाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा के और कांग्रेस का सफाया करा है, मुझे लगता है सारे प्रदेशों से भी इनका सफाया जिसकी शुरुआत हो चुकी है वो और आगे गतिमान रहेगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है मूलचंदानी जी के कांग्रेस हवा में उड़ती है,
इसमें एक उत्तर इन्होंने ये दिया कि अमेरिका के प्रधानमंत्री से इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, हाइड्रोक्लोरोक्साइड पहुंचा दिया। तो आपको ऐसे नहीं लगता था कि मोदी जी को इस समय हमारे भारत देश के लिए कुछ सोचना था, उन्होंने अमेरिका से अपनी दोस्ती निभा ली? देखिए, कोरोना काल की शुरुआत होती है तब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं जनवरी के महीने में कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी इस देश में आने वाली है और आप एयरपोर्ट सारे बंद कर दीजिए, विदेशी फ्लाइट बंद कर दीजिए और जो भी लोग भारतीय आ रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करें और सबकी जांच करें। जिस दिन राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया और 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, 66,76,000 लोग विदेश से भारत में आए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डाटा कहता है कि लगभग 13,75,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, बाकियों की तो स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। किसी को क्वारंटाइन किया जिसमें सिम्टम्स दिखे, उसको क्वारंटाइन किया 13 लाख लोगों में। उसको उस समय तो मोदी जी अगर देश का सोचते और इस तरह की स्थिति जो राहुल जी ने सजेशन दिया था एक विपक्ष के नेता के नाते, सांसद के नाते, तो आज देश के हाल कुछ और होते। 13 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी मैसेज देते हैं कि उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि कोरोना इज नॉट एन इशू इन इंडिया, कोरोना भारत में कोई इशू नहीं है। जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई मध्य प्रदेश में, वर्तमान जो गृह मंत्री हैं बोले कोरोना के नाम पे डरोना डरोना कांग्रेस ही कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का बयान था, शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद बयान था कि ये तो सर्दी जुकाम जैसी बीमारी है। ये सब मैं फ्लैशबैक में इसलिए जा रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या थी। इनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, कोरोना से जनता लड़ रही है, यहाँ की सरकार तो चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात मेरे मित्र ने उठाई, मैं मानता हूं कि हो सकता है आपको कभी सम्मान ना मिला हो, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, पर क्या विचारधारा क्या चीज होती है? विचारधारा एक चीज होती है जिसके कारण आप चुनाव करते हो कि मैं लेफ्ट हूं, मैं राइटिस्ट हूं या मैं सेंटर लूं। हिंदुस्तान में 3 तरह के और विश्व में 3 तरह के विंग है, 3 तरह की आइडियोलॉजी चलती है। आप मान सम्मान के पीछे अपनी विचारधारा को सेंट्रल से ले जाके सीधे राइटिस्ट कैसे बन सकते हैं? आपने विचारधारा ही बेच दी। आप सबके लिए सत्ता, और आज भी मैं कह रहा हूं जितने लोगों के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता महत्वपूर्ण है, वो जाके विपक्ष से सत्ता में जा सकते हैं। कई लोग जा भी रहे हैं। ये हमारी कमियां रही कि हमने ऐसे लोगों को टिकट दिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना जिनके लिए सत्ता बहुत मूलभूत थी, विचारधारा मूलभूत नहीं थी। तो आज वो विचारधारा को छोड़ के, हो सकता है आपकी किसी से शिकायत है, आप बड़े फोरम पे शिकायत करें, हो सकता है आपकी किसी ने बात नहीं सुनी है, आप जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू होकर आज तक विचारधारा की बात नहीं की। मेरे मित्र सामने बैठे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली दफा उन्होंने शब्द बोले, उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात की थी। 3 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करेरा, जिला शिवपुरी, ग्वालियर लोकसभा का बयान है, ट्वीट है, किसान कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कमलनाथ जी का शुक्रिया अदा किया उस ट्वीट में। और 9 मार्च को जाके किसान कर्ज माफी पे वो आरोप लगाते हैं। आज सरकार बन गई, 125 दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई। जिस किसानों का दर्द पूर्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल में कूट कूट के आ रहा था, 125 दिन में शिवराज सिंह चौहान से ये तो कहलवा दें कि किसान कर्ज माफी जो शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी उसको जारी रखेंगे। मैंने जिसके कारण पार्टी छोड़ी, नहीं है हिम्मत, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना है, केंद्र में मंत्री बनना है, इनको जनता से कोई नहीं लेना देना। अभी फिर मैं याद दिला रहा हूँ, गुना में जो घटना बार बार दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इनकी सरकार आ गई है। दलितों और पिछड़ों ने केपी यादव को सांसद बना दिया था, इनको हरा दिया था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मिल के दलितों और पिछड़ों से वहां गुना में बदला ले रहे हैं। सच्चाई, और मैं सोशल मीडिया पे भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। एक बार आपने एसपी कलेक्टर बदल दिया, अब क्या किया आपने, दूसरी बार एक व्यक्ति के साथ में इस तरह ही घटना की गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तीसरा, मेरे मित्र ने बात की जीतू पटवारी जी की, शायद इनके ज्ञान में कमी है, ये सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। उस समय जीतू पटवारी जी ने राऊ में सेवा नहीं की, अभी तो पूरे इंदौर में सेवा की। आपकी तो पास सरकार थी, संसाधन थे, प्रशासन था, शासन था, आपकी तो बहुत कुछ चीजें आपने अपने क्षेत्र में की, अपनी जनता के लिए की है। हमने विपक्ष में बैठ के जो सेवा की है वो आपके शासन से बेहतर सेवा की है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, कौन सी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी पहली ऐसी थी जिसने पर्सनल स्टॉल लगाया बाईपास पे। भारतीय जनता पार्टी का नगर का एक आपको स्टॉल दिखा बाईपास पे, हमारा था। हमारी शहर कार्यकारिणी का स्टॉल था। हमारा एक एक कार्यकर्ता जिसका एसडीएम नहीं सुन रहा था, कलेक्टर नहीं सुन रहा था, पर
आम जनता की सेवा करने के लिए वहां पे हाजिर था। और जीतू पटवारी जी का आप फॉलो कीजिए, ट्विटर देखिए, उस डेट का फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, उन्होंने किस तरह से जनता को राहत सामग्री मुहैया कराई वो सामने। और रही बात, अब आपने एक और सवाल पूछा था कि कांग्रेस हवा में उड़ती है। साहब, कांग्रेस तो धरातल पर रहती है पर इस देश को हवा में उड़ाती है, इस देश की अर्थव्यवस्था को हवा में उड़ाती है। यही मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव थे, इस देश की क्या स्थिति थी और किस तरह से इस देश की वैल्यू को कहाँ ला दिया था, कहाँ ला के खड़ा कर दी थी इस देश की जीडीपी को। और आप वो लोग हैं जिन्होंने इस जीडीपी को धराम कर दिया। जीडीपी को आज आपके मोदी जी उस समय आरोप लगाते थे मनमोहन सिंह की उम्र और डॉलर के रुपए को लेके, आज क्या कहना चाहेंगे, आज कहाँ पहुंच गए? तो बहुत सारे सवाल हैं, व्यापक है ये टॉपिक। सबसे बड़ी बात है कि हमको इस बीमारियों से लड़ना है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप विजन सामने लाएं। 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, क्या राहत मिली है 20 लाख करोड़ की आम जनता सामने? अभी कोरोना निपटा नहीं, आपने मोनिटोरियम दिया, हमने उसका स्वागत किया, पर कितनी प्राइवेट बैंकें उस मोनिटोरियम को लागू कर रही हैं आपने देखा? हम बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। कोरोना काल में आपने ग्रीन हॉस्पिटल बनाए, ऑरेंज हॉस्पिटल बनाए, पर इंश्योरेंस की फैसिलिटी जिसका वहां टाई अप नहीं था उनको क्यों नहीं मिला? ये कांग्रेस ने सवाल उठाया, आज तक वो काम नहीं हो पाया। कितने वैश्विक इशू थे, छोटी छोटी बातें थी, खाने से लेके, किराने से लेके, वो चीजों को लेके, उन पे हमको काम करना है। ये लड़ाई हमको मिलकर लड़नी है, पर आप विधायक खरीदने में बिजी हैं। आपके लिए आज भी सत्ता महत्वपूर्ण है, आपके लिए आज भी उपचुनाव महत्वपूर्ण है। मेरा सीधा सा एक सवाल था इसमें, आपने बोला कि कांग्रेस हवा में उड़ती, अब कांग्रेस के ही कई दल के नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी दल के नेता बीजेपी में आ गए, तो कब के बीजेपी को उड़ाने के लिए गए यहाँ पर? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या करने गए, क्या नहीं करने गए, भारतीय जनता पार्टी में क्या करते हैं, वो जेपी भाई और उनकी पार्टी का मामला है। मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहता, वो इनके संगठन का मामला है। पर शासन में, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश की सरकार मेरी भी सरकार है, इनकी भी सरकार है, हर जनहित की सरकार है, उस मुद्दे को मैं लेके आऊँ। भारतीय जनता पार्टी कुछ करें, उनको वो मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाए, किसान कर्ज माफी के नाम पे हम सत्ता में आए थे, हमने 27 लाख किसानों के कर्ज माफी की थी। आगे भी हम चरणबद्ध तरीके से वो काम को करने जा रहे थे। वो काम, क्योंकि आपने मसल पावर और पैसे की पावर से संविधान को खरीद के और जनादेश को खंडित करके आप सरकार में आ गए। तो हम चाहते हैं, जिसका दर्द ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर इतना था, वो दर्द का निवारण कब होगा? हमारी घोषणा कीजिए कि जो तीसरा चरण कमलनाथ जी लागू करने वाले थे, वो तीसरा चरण कहाँ चला गया? लेकिन बार बार बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान परेशान है। शिवराज सिंह चौहान साहब के चचेरे भाई का कर्जा माफ हुआ। पहले दिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, दूसरे दिन कहते हैं 6000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, फिर कहते हैं 10 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। देखिए, हम सरकार में नहीं है, वल्लभ भवन की फाइलों में सब चीजें। आप खुद दस्तावेज जारी कर दीजिए, सब दस्तावेजों में आपकी सरकार है। हम कुछ झूठ बोल रहे हैं तो हम जनता के सामने जाने को तैयार है। सीधे तौर पे एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा कि क्या लगता है, उपचुनाव है, घोषणा भी हो रही है लगातार, जो कैंडिडेट है वो अपने फील्ड पे उतर चुके हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य है उपचुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पे हम इस चुनाव में जो जाएंगे, उपचुनाव में हम जनता के पास में बहुत शर्मिंदगी से जाएंगे, क्योंकि पंजे को लेके जिन लोगों को हमने भेजा था, वो पंजे के नाम पे वोट लेके बिक गए। हम जनता के बीच में जाने वाले हैं कि हमारा 15 माह का कार्यकाल आपके सामने है, कमलनाथ जी का कार्यकाल सामने है, शिवराज सिंह चौहान साहब का पुराना 15 साल का कार्यकाल आपके सामने है। आपको चुनाव करना है, वो 15 साल बेहतर थे या ये 15 माह बेहतर है? अगर जनता को लगता है ये 15 माह बेहतर है, तो वापस से कमलनाथ जी और कांग्रेस की वापसी होगी। और अगर, मुझे तो इसमें जरा सा संशय नहीं है कि कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनने जा रही, और जनादेश जो होगा वो बिल्कुल हमको स्वीकार होगा। जनता के बीच में हमने 15 माह कार्य किया। आज बिजली बिल से लेके क्या त्राहिमाम है इस प्रदेश में, आप मैं सब भुगत रहे। मैं तो बोलता हूँ जेपी भाई बता दें कि पिछले साल उनका क्या बिजली बिल था और इस साल क्या था, तो वो खुद आकलन कर लेंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना इतनी सक्सेसफुल योजना कमलनाथ जी ने लाई थी, आज आम जनता को जितनी राहत हुई, तो हम जनता के बीच में हमारे 15 माह के कार्यकाल को लेके जाएंगे, बाकी जनता के। मतलब कांग्रेस शर्मिंदगी सही, तो बीजेपी किस मुद्दे को लेके जाएगी? दल बदलू के नाम से? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा, मैं अभी वापस आपको बोलता हूँ कि जब इनके नेता, इनके विधायक क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस, ये बात प्रश्न चिन्ह है, ये विचारणीय है। जब वो कांग्रेस में सत्ता में रह के, सरकार में रह के अपनी जनता की सेवा, अपने जनता के कार्य नहीं करा सके, तो मजबूरी में आके उन्होंने अपने इस्तीफे दिए। देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उसका स्वागत है। मैं एक बात विशेष बताना चाहूँगा, दो मेरी लाइन है
कि आज कांग्रेस के लोग बिकाऊ और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक वो सालों से इनके साथ थे तो बहुत ईमानदार थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो बिकाऊ हो गए, वो गलत हो गए। एक बात दूसरी बात, आज मुझे रोहित जी एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति पंच और सरपंच के पद से भी इस्तीफा देता है क्या? विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि उनकी पार्टी में उनकी कोई भी मान सम्मान कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। आज कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस्तीफा जब देता है, जब वो काम करने के लिए असक्षम हो जाता है उस पार्टी में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और वो हमारे पास आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, हम अपना जो पूरा काम है, आज जो 100 दिन में हमारी सरकार ने 100 काम करे, जो कमलनाथ जी ने जितनी जन हितैषी जितनी योजनाएं बंद करी थी उन सबको काम चालू करने का हमने किया है। इन्होंने बात करी कर्ज माफ़ी की, कमलनाथ जी ने खुद के सर्टिफिकेट जारी करें, सरकारी सर्टिफिकेट किसी का जारी नहीं हुआ है किसानों को। इसके लिए किसानों की स्थिति ये है कि अभी जब वो गेहूं बिक्री करने या चना बिक्री करने गए तो बैंकों ने उनके पैसे एडजस्ट कर लिए, भैया कमलनाथ का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यहाँ पे शासन का सर्टिफिकेट चाहिए। इन्होंने किसी को कोई सर्टिफिकेट जो है जारी नहीं करे। अब ये यहाँ स्टूडियो में बैठ के कितनी भी बातें कर लें, पर किसान को मालूम है कि हमारे लिए हितैषी कौन है। तो निश्चित रूप से 27 की 27 सीटों पर हम विजयश्री हमको जनता देगी और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है। जिस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने जो कोरोना के अंतर्गत काम किया है वो भी जनता के सामने। हम लोग आईफा में उस समय जब कोरोना चल रहा था, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि राहुल गांधी जी ने तो बोल दिया, जब केंद्र सरकार ने कमलनाथ जी को बोला था कि कोरोना का है, तो वो आईफा अवार्ड में बिजी थे, वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे थे। तो उसको लेके जनता के सामने सारी सच्चाई, आजकल तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई जनता के सामने। ये कितना ही बोल रहे किसानों का कर्ज माफ हुआ, पर किसानों को खुद को तो मालूम है कि हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ है। तो वो जो किसान है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मोहर लगाएगा, बटन दबाएगा, तब इनको भान होगा कि वाकई हम लोग गलत थे। अभी भी अगर ये अपनी कार्यशैली में, अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, सिंधिया जी के बाद भी इनके यहाँ से विधायकों का इस्तीफे की परंपरा चालू है। इनको पार्टी के अंदर आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की इनको जरूरत है कि इनके विधायक इनकी पार्टियों को छोड़ के सालों पुराने विधायक क्यों जा रहे हैं। मेरा साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी भी तो उन्हीं कांग्रेस के दम पर टिक गई है, जो भी है। नहीं देखिए, मैंने तो आपको बताया, राष्ट्रहित, देशहित और लोकहित, इसमें जो भी व्यक्ति हमारे सामने आएगा, जो भी हमारी पार्टी में हमारी विचारधारा को शामिल करना आएगा, हमारा स्वागत है। सूरी जी भी आएंगे तो स्वागत है। परंतु ये कहना कि कल तक कांग्रेस के साथ जो थे वो ईमानदार थे और आज अगर वो जनहित में, लोकहित में हमारे साथ आए हैं तो वो बिकाऊ हो गए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के इस बयान की। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानबाजी नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। तो ठीक है, किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी अपनी पार्टी के लिए हित की और अपनी सारी आधारभूत जो परिभाषाएं हमें बता रहे थे, और इसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमरीश सूरी खान ने भी अपनी पार्टी के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें बोली। अब आने वाला जो उपचुनाव है यही बताएगा, यही दर्शाएगा कि जनता का मत क्या है। यहाँ पे कांग्रेस का भी आरोप था कि यहाँ जनमत की हत्या हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जनमत की हत्या नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सभी कांग्रेस के विधायक फिर से हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आए हैं, इसलिए उनका हमने स्वागत करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अतिथियों का।